गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम सब सेल्स, डिस्काउंट और एक खरीदें एक मुफ्त पाएं जैसे ऑफर्स के बीच ही रहते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब कोई कंपनी ऐसा कोई ऑफर चलाती है तो पर्दे के पीछे वो ये कैसे तय करती है कि ये मतलब हिट रहा या फ्लॉप? क्या ये सिर्फ उस बात पर निर्भर करता है कि बिक्री कितनी बड़ी, या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? कहानी हमेशा गहरी होती है और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। क्योंकि बिना सही मूल्यांकन के प्रमोशन पर खर्च किया गया हर एक रुपया वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अच्छा, हो सकता है निशाना लग जाए, लेकिन ज्यादातर मौकों पर तीर खो ही जाता है। तो आज हम इसी अंधेरे में रोशनी डालने वाले हैं। हमारे पास सेल्स प्रमोशन के मूल्यांकन के लिए बनाया गया एक फ्रेमवर्क है और आज हम इसे परत दर परत खोलकर समझेंगे। हमारा मिशन ये जानना है कि किसी कैंपेन की असली सफलता को मापने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। और ये सिर्फ बिजनेस की दुनिया के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि बाजार आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल, ये फ्रेमवर्क एक रोड मैप की तरह है जो कंपनियों को सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या काम कर रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों काम कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा। और ये क्यों ही सबसे कीमती जानकारी है। चलिए तो फिर इस रोड मैप पर पहला कदम रखते हैं। किसी भी सेल्स प्रमोशन को परखने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है नींव रखने से। और इस नींव का पहला पत्थर है मकसद साफ करना, यानी उद्देश्यों को परिभाषित करना। सही कहा। ये सुनने में बहुत बुनियादी लगता है, लेकिन ज्यादातर गलतियां यही होती हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप ये कैसे जानेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं? कंपनी को प्रमोशन शुरू करने से पहले ही खुद से पूछना पड़ता है कि हम इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत में भी इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं। जैसे, क्या मकसद सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए बिक्री बढ़ाना है, या फिर कंपनी नए ग्राहक जोड़ना चाहती है जो शायद पहले हमारे प्रतिस्पर्धी से सामान खरीदते थे? हो सकता है कि लक्ष्य किसी पुराने स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म करना हो, या फिर सिर्फ बाजार में अपने ब्रांड के बारे में एक माहौल बनाना हो। और हर लक्ष्य के लिए रणनीति और उसके मूल्यांकन का तरीका पूरी तरह से अलग होगा। हाँ, बिक्री बढ़ाने वाले प्रमोशन का थर्मोमीटर अलग होगा और ब्रांड जागरूकता फैलाने वाले प्रमोशन का थर्मोमीटर बिल्कुल अलग। अगर आप गलत थर्मोमीटर से तापमान नापेंगे तो नतीजा हमेशा गलत ही आएगा। लेकिन ये तो अभी भी थोड़ा धुंधला है। यहीं पे शायद अगला कदम आता है, मापने योग्य मानदंड तय करना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सिर्फ ये कह देना कि हमें नए ग्राहक जोड़ने हैं एक ख्वाहिश है, रणनीति नहीं। रणनीति तब बनती है जब आप उसे आंकड़ों में बांधते हैं। जैसे, इस प्रमोशन के जरिए हमें 50,000 नए ग्राहक जोड़ने हैं। अच्छा, जिनका औसत खरीद मूल्य 500 रुपए से ज्यादा हो। अब ये एक ठोस लक्ष्य है जिसे आप नाप सकते हैं। मतलब सिर्फ बढ़ाना नहीं, बल्कि कितना बढ़ाना है और किसे बढ़ाना है ये तय करना। एकदम सही। स्रोत में और भी उदाहरण हैं, जैसे कूपन रिडेम्पशन रेट,
यानी कितने प्रतिशत कूपन असल में इस्तेमाल हुए, या फिर स्टोर में आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी, जिसे फुटफॉल कहते हैं। ये मानदंड सफलता को भावनाओं और अंदाजों से निकालकर ठोस आंकड़ों में बदल देते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य साफ है और उन्हें मापने के पैमाने भी तय हो गए। अब क्या? हमारे स्रोत के मुताबिक अगला कदम है प्रमोशन पूर्व बेंचमार्किंग। इसे मैं समझती हूँ कि ये एक तरह से प्रमोशन की बिफोर फोटो लेना है। सही कहा? ये एक बेहतरीन उपमा है। प्रमोशन का शोर शराबा शुरू होने से ठीक पहले आपकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसका एक स्नैपशॉट लेना। उस समय आपकी सामान्य बिक्री का स्तर क्या है, बाजार में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, लोग आपके ब्रांड के बारे में कितना जानते हैं, ये सब कुछ दर्ज करना। और मुझे लगता है कि ये बेंचमार्क सिर्फ बिक्री के लिए नहीं, बल्कि ब्रांड को लेकर लोगों की सोच के लिए भी जरूरी है। प्रमोशन से पहले लोग आपके ब्रांड को प्रीमियम समझते थे या किफायती, ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आफ्टर फोटो का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल। अगर आपके पास बिफोर फोटो नहीं है तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि आफ्टर फोटो में जो बदलाव दिख रहा है वो आपकी प्रमोशन की वजह से ही है? सही बात है। हो सकता है बिक्री किसी त्योहार की वजह से बढ़ गई हो, या आपके प्रतियोगी ने कोई गलती कर दी हो। ये बेंचमार्क ही वो आधार रेखा है जिसके सामने आप प्रमोशन के बाद के सभी नतीजों को रखकर उनकी तुलना करते हैं। इसके बिना पूरा मूल्यांकन हवा में होता है। मतलब बिफोर फोटो के बिना आफ्टर फोटो का कोई संदर्भ नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये बिफोर फोटो ले ली है, उद्देश्य तय कर लिए हैं और प्रमोशन भी खत्म हो गया। अब सबसे पहले किन आंकड़ों पर नजर डाली जाती है? यकीनन बिक्री के नंबरों पर। हाँ, ये सबसे स्पष्ट और सीधा मैट्रिक है। प्रमोशन के दौरान और उसके ठीक बाद की बिक्री के आंकड़ों की तुलना प्रमोशन से पहले की सामान्य बिक्री के बेंचमार्क से करना। क्या बिक्री में वाकई कोई उछाल आया? क्या ये उछाल 5% था या 50%? ये पहला संकेत देता है कि ग्राहकों ने प्रमोशन पर कोई प्रतिक्रिया दी भी है या नहीं। लेकिन सिर्फ बिक्री का बढ़ना ही तो काफी नहीं है। मान लीजिए बिक्री 20% बढ़ गई, लेकिन उस प्रमोशन पर खर्च इतना ज्यादा हो गया कि कंपनी को फायदे की जगह नुकसान हो गया। ये तो खुशी मनाने वाली बात नहीं हुई। और यहीं पर ज्यादातर कंपनियां धोखा खा जाती हैं। वे बिक्री के शोर में मुनाफे की आवाज सुनना भूल जाती हैं। यहीं पर लागत लाभ विश्लेषण की भूमिका आती है। एक मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने एक बार कैप के नीचे इनाम वाला प्रमोशन चलाया। बिक्री आसमान छू गई, हर तरफ तारीफ हुई कि क्या कैंपेन है। हाँ, ऐसे कैंपेन तो बहुत लोकप्रिय होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बाद में हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि इनाम वाले खास कैप बनाने, उन्हें हर बोतल पर लगाने और पूरे देश में बांटने का खर्च इतना ज्यादा था कि बढ़ी हुई बिक्री से आया मुनाफा भी उसे पूरा नहीं कर पाया। बिल्कुल, कंपनी ने असल में हर बोतल पर पैसे गंवाए। इसीलिए सिर्फ बिक्री का शोर नहीं, मुनाफे का कैलकुलेटर चलाना ज्यादा जरूरी है। ये तो कमाल का उदाहरण है। ये पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब एक प्रमोशन लोकप्रिय हो सकता है, बिक्री बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बिल्कुल। आंकड़ों की दुनिया में एक और दिलचस्प चीज है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, रिडेम्पशन या रिस्पॉन्स रेट। अच्छा, रिडेम्पशन रेट। मुझे लगता है ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ऑफर कितना आकर्षक था, बल्कि ये भी बताता है कि उसे इस्तेमाल करना कितना आसान था। अगर किसी कूपन को रिडीम करने के लिए 10 शर्तें हों तो रिडेम्पशन रेट तो कम होगा ही, भले ही डिस्काउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपने एक बहुत जरूरी बात कही है। इसे कहते हैं कस्टमर फ्रिक्शन, यानी ग्राहक के रास्ते में आने वाली रुकावटें। एक बेहतरीन ऑफर भी अगर मुश्किल शर्तों में उलझा हो या उसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया लंबी हो तो ग्राहक उससे दूर भागते हैं। तो एक ऊंचा रिडेम्पशन रेट 2 बातें बताता है। पहला, आपका ऑफर आकर्षक था, और दूसरा, उसे पाना आसान था। ये ग्राहकों की भागीदारी का सीधा पैमाना है। तो हमने आंकड़ों की बात कर ली, बिक्री, लागत, भागीदारी, लेकिन बिजनेस सिर्फ नंबरों का खेल तो है नहीं, इसमें इंसान भी शामिल है। और यहीं पर हमारा फ्रेमवर्क हमें आंकड़ों से परे देखने के लिए कहता है। और पहला बिंदु है ग्राहक प्रतिक्रिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर आपको बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ग्राहक प्रतिक्रिया आपको बताती है कि क्यों हुआ। ग्राहकों ने प्रमोशन के बारे में कैसा महसूस किया? क्या उन्हें ऑफर पसंद आया? क्या उन्हें शर्तें समझने में आसानी हुई? क्या स्टोर में उनका अनुभव अच्छा रहा? इन सवालों के जवाब किसी एक्सेल शीट में नहीं मिलते। और यह जानकारी इकट्ठा कैसे की जाती है?
स्रोत के अनुसार इसके लिए सर्वेक्षण यानी सर्वे किए जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन समीक्षाओं और सोशल मीडिया कमेंट्स पर नजर रखी जा सकती है। आजकल तो सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे टूल भी हैं जो हजारों कमेंट्स को पढ़कर ये बता सकते हैं कि लोगों की भावना सकारात्मक है, नकारात्मक है या तटस्थ है। बिल्कुल। और ग्राहक प्रतिक्रिया के साथ साथ एक और स्रोत है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है डीलर या रिटेलर की प्रतिक्रिया। अच्छा, ये वो लोग हैं जो असल में ग्राहकों से सीधे बात करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बिंदु है। रिटेलर यानी दुकानदार तो एक तरह से फ्रंटलाइन पर होते हैं, वो जमीनी हकीकत जानते हैं। वे जानकारी की सोने की खान हैं। वे आपको बता सकते हैं कि ग्राहक असल में क्या कह रहे थे। क्या लोग ऑफर को लेकर उत्साहित थे या उलझन में? क्या उन्होंने प्रमोशन की वजह से कोई दूसरी चीज खरीदना बंद कर दिया? क्या स्टॉक समय पर पहुंच रहा था? एक रिटेलर आपको वो बातें बता सकता है जो बड़े बड़े सर्वे और डेटा रिपोर्ट नहीं बता सकती। उनकी प्रतिक्रिया भविष्य के प्रमोशन को बेहतर बनाने के लिए अनमोल है। तो अब तक हमने तैयारी, आंकड़ों और मानवीय प्रतिक्रिया को समझ लिया है। अब चर्चा को और बड़े और रणनीतिक पहलुओं की तरफ ले जाते हैं, यानी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इसमें पहला बिंदु आता है बाजार हिस्सेदारी में बदलाव। क्या ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि हमारी बिक्री प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कैसी रही? ये उससे कहीं ज्यादा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बिक्री बढ़ी या नहीं। असली रणनीतिक सवाल ये है कि क्या आपकी बिक्री आपके प्रतिस्पर्धियों की कीमत पर बढ़ी? अच्छा, क्या प्रमोशन की अवधि के दौरान बाजार का जो पूरा केक है उसमें आपका हिस्सा पहले से बड़ा हुआ, या आपने सिर्फ अपने ही मौजूदा ग्राहकों को जल्दी या ज्यादा खरीदने पर मजबूर कर दिया? अच्छा, तो ये फर्क बहुत जरूरी है। क्या आप बाजार में नए ग्राहक खींच पाए या सिर्फ अपने ही कुएं का पानी और ज्यादा निकाल लिया? एकदम सही। और इसी से जुड़ा है अगला और शायद सबसे जरूरी बिंदु, ब्रांड पर प्रभाव और उसके दीर्घकालिक प्रभाव। क्या प्रमोशन के बाद आपके ब्रांड की छवि में कोई बदलाव आया? ये बहुत जरूरी सवाल है। हो सकता है कि एक बड़े डिस्काउंट देकर आपने एक बार के लिए बिक्री बहुत बढ़ा ली हो, लेकिन क्या इससे आपके ब्रांड की प्रीमियम छवि को नुकसान पहुंचा? अगर कोई लग्जरी कार ब्रांड 50% ऑफ का बैनर लगा दे तो शायद उसकी कुछ गाड़ियां बिक जाएं, लेकिन सालों में बनी उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या बिक्री में बढ़ोतरी सिर्फ अस्थायी थी जो प्रमोशन खत्म होती गायब हो गई, या इसने ऐसे नए ग्राहक बनाए जो प्रमोशन के बाद भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने लगे, यानी रिपीट कस्टमर बने? एक सफल प्रमोशन सिर्फ एक बार की बिक्री का सौदा नहीं है, बल्कि ग्राहकों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की शुरुआत है। और कई बार लगातार डिस्काउंट देकर कंपनी अपने ग्राहकों को सिर्फ डिस्काउंट पर खरीदने की आदत डाल देती है, फिर वो ग्राहक पूरी कीमत पर कभी नहीं खरीदते। मतलब हम अनजाने में अपने ग्राहकों को ट्रेन कर देते हैं कि इंतजार करो, सेल जरूर आएगी। और इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों से तुलना करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी। हो सकता है आपका प्रमोशन अच्छा रहा हो और आपकी बिक्री 10% बढ़ी हो, आप खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर उसी समय आपके प्रतियोगी ने आपसे भी बेहतर प्रमोशन चला दिया और उसकी बिक्री 30% बढ़ गई, तो असल में आप रेस में पीछे रह गए। सही बात है। इसलिए अपने प्रदर्शन को हमेशा बाजार के संदर्भ में देखना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं, बिक्री, लागत, प्रतिक्रिया, बाजार हिस्सेदारी और ब्रांड प्रभाव को देखने के बाद हम इस फ्रेमवर्क के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, समग्र प्रभावशीलता का मूल्यांकन। हाँ, ये अंतिम निर्णय का समय है, जब आपके पास सारा डेटा और सारी जानकारी हो, आंकड़े भी और कहानियां भी। तब आप एक साथ बैठकर ये तय करते हैं कि क्या हमारे शुरुआती उद्देश्य पूरे हुए, क्या ये प्रमोशन कुल मिलाकर सफल रहा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भविष्य के लिए इससे क्या सीखा। क्या इस रणनीति को दोहराया जाना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, या इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? यह मूल्यांकन ही भविष्य के फैसलों का आधार बनता है। ये तो साफ है कि एक सेल्स प्रमोशन का मूल्यांकन करना किसी रिपोर्ट कार्ड पर सिर्फ एक ग्रेड देने जैसा नहीं है। ये सिर्फ बिक्री के आंकड़े देखना तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा, ये एक 360 डिग्री पोस्टमार्टम करने जैसा है। इसमें सही उद्देश्य तय करने से लेकर लागत का विश्लेषण करने, ग्राहकों और रिटेलर्स की जमीनी हकीकत सुनने और ब्रांड की आत्मा पर पड़ने वाले लंबे समय के प्रभाव को समझने तक कई चरण शामिल हैं। ये एक व्यापक ढांचा है जो कंपनियों को सिर्फ यह नहीं बताता कि वे कहाँ हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि उन्हें आगे कहाँ और कैसे जाना है। ये बेहतर और ज्यादा जानकारी पर आधारित निर्णय लेने में मदद करता है, ताकि अगला तीर अंधेरे में न चलाना पड़े।
बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वे सोच सकते हैं। जरूर। आज के डिजिटल युग ने जहां हर तरफ ऑनलाइन सेल्स, डिस्काउंट कोड्स और इन्फ्लुएंसर प्रमोशन की भरमार है, कंपनियां ब्रांड थकान को कैसे माप सकती हैं? यह वो स्थिति है जब ग्राहक बहुत ज्यादा प्रमोशन देखकर ऊब जाते हैं और उन पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या लगातार सेल पर रहने की स्थिति किसी ब्रांड के मूल्य को लंबे समय में धीरे धीरे कम कर देती है, भले ही कागज पर उसका हर एक प्रमोशन सफल दिखता हो? इस पर सोचना जरूरी है।